मंदिर को प्लेस ऑफ वर्शिप कहते हैं, पूजा स्थल कहते हैं। मस्जिद और चर्च को प्लेस ऑफ प्रेयर कहते हैं, प्रार्थना स्थल कहते हैं। जो पूजा स्थल होता है, एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो गई, एक बार वहाँ पूजन शुरू हो गया, तो वहाँ नमाज पढ़ने से वो कभी मस्जिद नहीं हो सकता। वंस ए टेम्पल ऑलवेज ए टेम्पल। आर्टिकल 49 ये कहता है हमारे जितने पौराणिक, ऐतिहासिक, धार्मिक स्थान हैं, जो हमारे पौराणिक मठ मंदिर हैं, उनको रिस्टोर करना, उनको कंटिन्यू उसका प्रचार करना, ये सरकार की ड्यूटी है। वक्फ एक्ट को हमने चैलेंज किया हुआ है कोर्ट में। एक तरीके से भारत में लैंड जिहाद का काम कर रहा है। दिल्ली के एयरपोर्ट को कह दिया वक्फ प्रॉपर्टी है। कुंभ मेला जहाँ लग रहा है उसको बोला ये भी वक्फ प्रॉपर्टी है। भारत में इस समय लगभग 10,000 हिंदुओं का प्रतिदिन धर्मांतरण हो रहा है। प्रतिवर्ष 40 लाख हिंदू कम हो रहे हैं। उसका बड़ा कारण है कि धर्मांतरण अपने आप में बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। विदेशों से फंडिंग आती है। एक परिवार को कन्वर्ट करने पे 1 लाख रुपए मिलता है। महिलाओं के लिए विमेन कमीशन तो होना चाहिए। अब इसके काउंटर के लिए मेन का अलग कमीशन बन जाए तो दिक्कत ये होगी कि जहाँ दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो वो उनका विवाद का मेन कमीशन में जाएगा कि विमेन कमीशन में जाएगा। महिलाएं भी आत्महत्या करती हैं, पुरुष भी आत्महत्या करते हैं। तरीका इसका है शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ, फर्जी केस को गंभीर अपराध घोषित किया जाए। तो पुरुष को इसमें क्या करना चाहिए अगर वो इस मामले में फंस जाए? हेलो एवरीवन, अभी हम लोग हैं अश्विनी उपाध्याय जी के साथ, जो कि एक एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के और साथ ही में पॉलिटिशियन भी हैं। तो हेलो सर, कैसे हैं आप? नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते सर, मैं शुरुआत करने से पहले आपसे कुछ सवाल करूंगी आपके बारे में कि आपने कैसे एज एन एडवोकेट आपने शुरुआत करी पॉलिटिक्स में आने की, ये कैसे शुरू हुआ? धन्यवाद दिव्या। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इतनी कम उम्र में इतना अच्छा आपने सक्सेस अचीव किया है। थैंक यू सर। पॉडकास्ट से एक नया फॉर्मेट आप ले आई हैं। बात करते करते दिल्ली में घूमते घूमते हम चर्चा कर रहे हैं। जी। बेसिकली मैं इंजीनियर था और उसके बाद कानपुर में एक एलमल वेस्पा स्कूटर बनती थी, वहाँ गया, पहले उसमें जॉब किया, फिर हीरो ग्रुप में आया, फिर मारुति में गया जहाँ मारुति कार बनती थी। फिर भारत की प्रॉब्लम्स छपती रहती हैं अखबारों में, केवल प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम छपती है। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वहाँ भी प्रॉब्लम ही दिखाई जाती है। तो जो ये प्रॉब्लम अखबार में छपती है और टीवी में दिखाई जाती है, मैं इसकी वाई एनालिसिस किया करता था, रूट काज एनालिसिस किया करता था। रूट काज एनालिसिस करने के बाद मुझे ये समझ में आया कि भारत की कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जिसका इलाज नहीं है। फिर मैंने इसकी कैलकुलेशन किया कि किस प्रॉब्लम का कितना इलाज कहाँ हो सकता है। तो हमें समझ में आया कि 80% प्रॉब्लम का इलाज संसद और विधानसभा में हो सकता है, 20% प्रॉब्लम का इलाज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में हो सकता है। संसद विधानसभा जाने के लिए तो बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे। मुझे लगा कि सांसद बनना तो बहुत टफ है। वकालत करना आसान था, PIL करना आसान था, इसलिए हमने लॉ किया और लॉ करके सुप्रीम कोर्ट में अपना प्रैक्टिस शुरू किया। मेनली हमने फोकस किया कॉन्स्टिट्यूशन पे, कॉन्स्टिट्यूशन को समझने का प्रयास किया। लकीली मुझे गुरु के रूप में राम जेठमलानी जी मिल गए। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा कि किस तरीके से इंटरप्रिटेशन करते हैं। और अब तक 200 से ज़्यादा PIL हो चुकी है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में। 150 के आसपास PIL सुप्रीम कोर्ट में है और 50 से ज़्यादा हाई कोर्ट पे है। तो ये मेरी यात्रा रही है। सर, आप पॉलिटिशियन भी हैं, तो ये सफ़र कैसे शुरू हुआ? और मैंने कहीं पढ़ा था कि आपने पहले आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी थी, आप उसके फाउंडिंग मेंबर हैं और आप अन्ना हज़ारे जी के उस मूवमेंट में भी थे, उस सेंशन में भी थे। तो ये सब कैसे शुरू हुआ वहाँ पे? गाज़ियाबाद में मैं भी गाज़ियाबाद में ही रहता था। अरविंद केजरीवाल जी भी गाज़ियाबाद में रहते थे, मनीष सिसोदिया जी गाज़ियाबाद में रहते थे, कुमार विश्वास जी गाज़ियाबाद में रहते थे। तो हम लोगों की दोस्ती हुई। दोस्ती के बाद फिर सब शुरुआत हुई RTI से। RTI के बाद फिर थोड़ा थोड़ा मूवमेंट आगे बढ़ा, तो फिर जन लोकपाल का आंदोलन आया, फिर अन्ना जी से मुलाकात हुई, फिर देश में पूरा एक अन्ना आंदोलन हुआ जिसको जन लोकपाल आंदोलन कहते थे। फिर पार्टी बनाने की बात आई तो अन्ना जी नहीं चाहते थे पार्टी बने, लेकिन अरविंद जी चाहते थे, तो हम अरविंद जी के साथ हो गए। और पार्टी में जो फाउंडर मेंबर्स थे 100, जो फर्स्ट 100 मेंबर्स हुआ करते थे, उसमें मैं भी रहा। मैं आम आदमी पार्टी का नेशनल काउंसिल का मेंबर था, आम आदमी पार्टी का फाउंडर मेंबर रहा। आम आदमी पार्टी के लिए काफ़ी काम भी किया मैंने। जो पहला इलेक्शन हुआ था जिसमें अरविंद केजरीवाल जी पहली बार मुख्यमंत्री बने, तो उस समय जो इलेक्शन का कैंपेन होता था उसको मैं देख रहा था। चुनाव मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है तो हर पार्टी अपने एक अथराइज सिग्नेचरी को बताती है इलेक्शन कमीशन में कि कौन देखेगा। वो काम मैं देख रहा था। मैं आम आदमी पार्टी के लिए देख रहा था और नलिन कोहली जी बीजेपी के लिए देख रहे थे, KC वेणुगोपाल जी कांग्रेस के लिए देख रहे थे।
लेकिन जब लोकसभा का चुनाव आया उसके पहले मैंने छोड़ दिया। जब 2014 का लोकसभा का चुनाव आया था उससे पहले मैंने आम आदमी पार्टी छोड़ दिया था। उसका क्या कारण था सर? सब कुछ अच्छा चल रहा था, आपने बीच में से आम आदमी पार्टी छोड़ दी और फिर आई गेस आपने 14 में जाकर बीजेपी ज्वाइन करी। हाँ, मैंने बेसिकली आम आदमी पार्टी में आने का एक उद्देश्य ये था कि हमें लगा था कि हम लोग जो काम करेंगे वो काम नहीं करेंगे जो बाकी पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं। बिल्कुल। हम कास्टिज्म नहीं करेंगे, हम जाति की राजनीति नहीं करेंगे, हम भाषा की राजनीति नहीं करेंगे, हम क्षेत्र की राजनीति नहीं करेंगे, हम अगड़े पिछड़े की राजनीति नहीं करेंगे। भ्रष्टाचार हमारा मेन फोकस था कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून बनाएंगे, नियम कानून बनाएंगे। जब अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हुए तो हमें ये आशा थी कि अब भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ गंभीर काम होगा। तो पहली बात तो जिस जन लोकपाल के नाम पे पार्टी बनी थी, जन लोकपाल के नाम पे आंदोलन हुआ, जिस जन लोकपाल के नाम पे मुख्यमंत्री बने वो जन लोकपाल ही भूल गए। दूसरा, दिल्ली भले ही केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, तो हर कानून दिल्ली की विधानसभा में नहीं बन सकता, लेकिन कम से कम इतना था कि दिल्ली की विधानसभा में प्रस्ताव पास करके उसको केंद्र को भेजा जा सकता था। चाहे वो काला धन है, चाहे हवाला है, चाहे बेनामी प्रॉपर्टी है, चाहे घूसखोरी है, जो हमारे सड़े हुए कानून है। मैं ये आशा कर रहा था कि सरकार बन चुकी है तो दिल्ली विधानसभा से अलग अलग कानूनों में क्या क्या खामियां हैं उन खामियों पे चर्चा करके प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा। मैं ये भी आशा कर रहा था कि कम से कम दिल्ली विधानसभा में पुलिस रिफॉर्म पे चर्चा होगी, जुडिशियल रिफॉर्म पे चर्चा होगी। जो आज की डेट में अनपढ़, अनाड़ी, गंवार टिकट खरीद के सांसद, विधायक, पार्षद, प्रधान बन जाते हैं, कम से कम उसके ऊपर कुछ चर्चा होगी, इलेक्शन रिफॉर्म पे चर्चा होगी। तो जो कुछ हम लोग सोच रहे थे और जो कुछ आंदोलन के पहले तक जो बातें हुआ करती थी, पार्टी बनाते ही वो सब खत्म हो गया। ऊपर से कांग्रेस के साथ साठगांठ और शुरू हो गई, माओवादियों का समर्थन लेना, माओवादियों की मदद करना, नक्सलियों का समर्थन लेना, नक्सलियों की मदद करना, खालिस्तानियों का समर्थन करना, उनकी मदद करना लेना, ठीक है। फिर ब्लैक मनी लेना इलेक्शन में फंडिंग के लिए। जो कुछ कह के आए थे वो सारा एकदम उल्टा काम शुरू हो गया, इसलिए हमने आम आदमी पार्टी छोड़ दिया। ओके सर, ऐसा कहते हैं कि आपने एक इंटरव्यू भी सुना हो कंगना रनौत जी का, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि हमें 2014 के बाद आज़ादी मिली है। आपकी उसके ऊपर क्या टिप्पणी है? क्योंकि आप खुद कॉन्स्टिट्यूशन की किताबें पढ़ते हैं, आप जितने भी BNS है ये सब पढ़ते रहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये बात सच है? जो उनका कहने का तथ्य था, क्या वो सही है? मैं उसके आगे मेरा अपना कुछ अलग ही मानना है। मेरा ये मानना है कि इंडिपेंडेंस को हिंदी में कहते हैं स्वतंत्रता। बिल्कुल। स्वतंत्र, स्व मतलब अपना, तंत्र मतलब सिस्टम, बिल्कुल सेल्फ सिस्टम। स्वतंत्र का मतलब हर तंत्र अपना हो। इसलिए मेरा मानना है कि भारत आज तक स्वतंत्र नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा जितना भी तंत्र है, जितना भी सिस्टम है, वो सब गुलामी वाला चल रहा है। जैसे एजुकेशन सिस्टम आज भी गुलामी वाला चल रहा है, पुलिस सिस्टम आज भी गुलामी वाला चल रहा है। 1861 में जो कानून बना था पुलिस एक्ट, वही आज भी चल रहा है, अंग्रेज जो बना के गए थे। हमारा जुडिशियल सिस्टम आज भी गुलामी वाला है, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आज भी गुलामी वाला है, हमारा टैक्स सिस्टम आज भी गुलामी वाला है, हमारा जो मेडिकल सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम, वो भी आज भी गुलामी वाला है, हमारा एविडेंस सिस्टम गुलामी वाला है, हमारा जुडिशियल सिस्टम गुलामी वाला है, हमारा टैक्स सिस्टम गुलामी वाला है, हमारा लेजिस्लेटिव सिस्टम गुलामी वाला है। इवन भाषा, गुलामी की भाषा को ज़्यादा हम अच्छा मानते हैं। मतलब आप अगर अंग्रेज़ी बोलते हैं तो आपको ज़्यादा दिमाग, आपको अच्छा समझदार माना जाता है। वहीं आप बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन अगर आप अपनी मातृभाषा में बात करते हैं, हिंदी में बात करते हैं, तमिल, तेलुगु, गुजराती, बंगाली में बात करते हैं, तो आपको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती जितना कि अंग्रेज़ी बोलने वाले को दी जाती है। तो मतलब गुलामी की सोच भी चल रही है, गुलामी की मानसिकता भी चल रही है, और कुछ चीज़ें ऐसी, बहुत सारे गुलामी के नाम चल रहे हैं। अभी हम इंडिया गेट पे घूम रहे हैं। अब देखिए, पहली बात तो इसका नाम इंडिया गेट है, ठीक है, आज तक इसका नाम भारत द्वार नहीं हो पाया। दूसरा, आप सड़कें देखिए, यहाँ पे इस इंडिया गेट पे एक तरफ बाबर रोड निकल रही है, एक तरफ हुमायूं रोड निकल रही है, एक तरफ अकबर रोड निकल रही है, एक तरफ आपकी शाहजहाँ रोड कनेक्ट हो रही है। ना हम गुलामी का नाम बदल पाए, ना हम गुलामी का निशान बदल पाए, ना हम गुलामी की कुरीतियों ख़त्म कर पाए, ना हम गुलामी की कुप्रथाओं को ख़त्म कर पाए, ना हम गुलामी का झूठा इतिहास बदल पाए, ना गुलामी की शिक्षा जो 1929 में CBSE बोर्ड बना था आज भी चल रहा है। हम अपना एक नया एजुकेशन सिस्टम नहीं बना पाए। मेरा मानना है कि अभी हम आंशिक रूप से स्वतंत्र हुए हैं,
बस इतना हुआ कि अंग्रेज चले गए, अब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक हमारे होते हैं, लेकिन तंत्र हमारा एक भी नहीं है। सारा का सारा तंत्र, सारा का सारा सिस्टम आज भी गुलामी वाला चल रहा है। तो जो हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास राइट टू इक्वालिटी है, हमारे पास राइट्स हैं, तो क्या जो इक्वल लॉज हैं ये एग्जिस्ट करते हैं? नहीं, ये बहुत बड़ा झूठ है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है और राइट टू इक्वलिटी है। ये बहुत बड़ा झूठ है। उसका कारण ये है कि हमने जेंडर न्यूट्रल, रिलीजन न्यूट्रल लॉ बनाए नहीं। जब जब कोई घटना हुई तो हमने उस घटना से, मान लो पेपर में छपा, कोई मीडिया में अच्छा उस पर हाईलाइट हो गया, तो हमने जनता को खुश करने के लिए कानून बना दिया, सेटिस्फाई करने के लिए। जैसे भारत का विभाजन किस आधार पे हुआ? रिलीजन के आधार पे। और जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, इस कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय हमारे सारे के सारे फ्रीडम फाइटर ये कह रहे थे कि अब चूंकि देश का विभाजन रिलीजन के आधार पे हो चुका है, तो रिलीजन के आधार पे अब कुछ भी नहीं चलेगा। आज आप देखिए, मजहब के आधार पे वक्फ बोर्ड है, मजहब के आधार पे वक्फ ट्रिब्यूनल है, मजहब के आधार पे मदरसे चल रहे हैं, मजहब के आधार पे मिशनरी स्कूल चल रहे हैं, मजहब के आधार पे यूनिवर्सिटी चल रही है, जामिया मिलिया है, अलीगढ़ है, मजहब के आधार पे कॉलेज चल रहे हैं दुनिया भर के, मजहब के आधार पे लोन दिया जा रहा है, मजहब के आधार पे वजीफा दिया जा रहा है। तो सब कुछ मजहब के आधार पे चल रहा है। इसलिए मेरा मानना है कि संविधान नहीं है, संविधान का मतलब होता है समविधान, समान विधान। जो सबके लिए समान विधान हो उसको कहते हैं संविधान। संविधान का मतलब ही होता है कि जो भी विधान होगा, जो भी लॉ होगा, वो सबके लिए कॉमन होगा, अलग अलग नहीं होगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में केवल 2 लोगों के लिए स्पेशल प्रोविज़न किया गया है। एक महिलाओं के लिए, भाई ठीक है, महिलाओं के लिए अलग से कुछ उनकी व्यवस्था हो सकती है, उनके लिए अलग से कोई कमीशन बन सकता है, अलग से उनके लिए मंत्रालय बन सकता है, उनके लिए अलग से कोई स्कीम आ सकती है, ये तो ठीक है। दूसरा छूट दिया हमारे संविधान ने SC ST के लिए। SC ST के लिए, ट्राइबल्स के लिए, उनके लिए अलग से आप मंत्रालय बना सकते हैं, अलग से नियम कानून बना सकते हैं, उनके लिए अलग से कुछ व्यवस्था कर सकते हैं, उनको अलग से प्रिविलेज दे सकते हैं। लेकिन मजहब के आधार पे तो बिल्कुल ये अलाउ नहीं करता है। दुर्भाग्य आप देखिए कि भारत में अल्पसंख्यक मंत्रालय चल रहा है और अल्पसंख्यक आयोग भी चल रहा है, लेकिन अल्पसंख्यक कौन है किसी को पता ही नहीं है। अल्पसंख्यक को आज तक डिफाइन नहीं किया गया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भारत न तो स्वतंत्र है, न तो संप्रभु है, और भारत में एक देश एक विधान भी नहीं चल रहा है, संविधान भी नहीं चल रहा है। भारत में बहुविधान चल रहा है। हिंदू का अलग विधान चल रहा है, हिंदू मैरिज एक्ट। पारसी का अपना अलग विधान चल रहा है, पारसी मैरिज एक्ट 1936। मुस्लिम्स का अपना अलग विधान चल रहा है, शरीयत एक्ट 1937। क्रिश्चियंस का अपना अलग विधान चल रहा है, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872। तो सब सारी कम्युनिटीज़ का अपना अपना विधान चल रहा है, अपने अपने नियम चल रहे हैं, अपने अपने कानून चल रहे हैं। तो कहने को हम संविधान कहते हैं कि भारत में संविधान, लेकिन संविधान नहीं, भारत में बहुविधान है। तो जो UCC की बात करते हैं, तो थोड़ा आप उसके बारे में बताएंगे कि व्यूअर्स को कि क्या है ये एक्चुअली? UCC पे 1948 में चर्चा हुई थी। 23 नवंबर 1948 को हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चर्चा हुई, और उस समय हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा कि भारत में क्रिमिनल लॉ भी सबके लिए एक होगा और सिविल लॉ भी सबके लिए एक होगा। जैसे क्रिमिनल में जो चोरी करेगी उसकी सजा एक होगी, चाहे हत्या करेगा सबके लिए एक सजा होगी, हिंदू हो या मुस्लिम, पारसी हो या ईसाई। ऐसे ही ये कहा गया कि जो फैमिली लॉ है, जो सिविल लॉ है, जो हमारे शादी विवाह और हमारे परिवार में काम आता है, वो नियम कानून सबके लिए एक होगा। दुर्भाग्य आप देखिए कि हम 75 साल बीत चुके हैं, आज भी एक तो हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ईसाई का अपना अलग अलग कानून चल रहा है। शादी विवाह की उम्र अलग अलग चल रही है। जैसे बाकी सब के लिए, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख के लिए जो लड़कियों की शादी की जो मिनिमम एज है 18 साल है, मुस्लिम्स में शादी की उम्र आज भी 9 साल चल रही है। एज ऑफ मैरिज अलग अलग है। ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, किस किस ग्राउंड पे डिवोर्स हो सकता है, वो ग्राउंड भी अपना अपना अलग अलग है। डिवोर्स लेने का तरीका, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख के लिए अगर आपको डिवोर्स चाहिए तो आपको कोर्ट ही जाना पड़ेगा, दूसरा कोई तरीका नहीं। चाहे वो म्यूचुअली आप दोनों एक चाहते हैं तो भी कोर्ट जाना है, और नहीं चाहते तो भी कोर्ट जाना, आपको कोर्ट ही जाना है। वही मुस्लिम्स में एक तलाक, ट्रिपल तलाक भले खत्म हो गया, तलाक की बिद्दत, लेकिन 4 तरीके के तलाक चल रहे हैं। तलाक हसन चल रहा है, तलाक एहसन चल रहा है, तलाक बाइन चल रहा है, तलाक किनाया चल रहा है। ऐसे ही और भी। अच्छा, ये सारी कुप्रथाएं भारत की नहीं है। भारत में जो कुप्रथाएं शुरू हुई उनके लिए कानून बना। सती प्रथा यहाँ शुरू हुई तो कानून बना, बाल विवाह शुरू हुआ तो कानून बना। लेकिन जो विदेशों से मुगल काल में जो कुरीतियां आई, उनको खत्म करने के लिए कोई प्रावधान नहीं हुआ। तो हो रहा है कि ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स हिंदू मुस्लिम का अलग अलग है, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स हिंदू मुस्लिम का अलग अलग है, ठीक है। मेंटेनेंस का फार्मूला, मुस्लिम से मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख में मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट है पूरा।
बच्चे के एडॉप्शन गार्जियनशिप का जो सिस्टम है वो हिंदू जैन बौद्ध सिख का अलग है, वहीं मुस्लिम्स का बिल्कुल अलग है। आपके पेरेंट्स केयर वो भी बिल्कुल अलग है। तो आप चाहे वो वसीयत का अधिकार है या विरासत का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है, बच्चे को गोद लेने का तरीका है, बच्चे के भरण पोषण का तरीका है, गुजारा भत्ता, ये सब अलग अलग चल रहा है। यूसीसी आएगा तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि शादी विवाह की उम्र सबकी समान हो जाएगी, तो उसका फ़ायदा स्वाभाविक सी बात है मुस्लिम्स को मिलेगा। हिंदू में पहले शादी की उम्र 18 साल हुआ है पहले से ही, मुस्लिम्स में 9 साल है, इसलिए मुस्लिम्स को फ़ायदा मिलेगा। ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स कॉमन हो जाएगा, उसका भी फ़ायदा मुस्लिम्स को सबसे ज़्यादा मिलेगा। इसी तरीके से एडॉप्शन गार्जियनशिप का सबके लिए एक रूल हो जाएगा, एक नियम होगा, उसका भी फ़ायदा सबको मिलेगा। अपना सक्सेशन और इनहेरिटेंस, इसको वसीयत कहते हैं और विरासत कहते हैं। जो पेरेंटल प्रॉपर्टी होती है उसमें जो आपके हिस्सा में होता है, उसका भी सबके लिए नियम हो जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि 1 वाइफ 1 हस्बैंड का कॉन्सेप्ट सबके लिए लागू हो जाएगा। अब अभी भी बाकी सब में तो आप एक ही शादी कर सकते हैं, लेकिन मुस्लिम्स में भी 4 शादी की छूट मिली हुई है। लड़कियां हमारे देश में पहले ही कम है, 1000 लड़कों पे 930 लड़कियां हैं। इसके बावजूद अगर कुछ लोग जब 2 शादी 3 शादी 4 शादी कर लेते हैं तो स्वाभाविक सी बात है उतने और लड़कियों की शादी नहीं हो पाती है। तो एक पति एक पत्नी का नियम भी आएगा। तो ये यूसीसी अपने आप में मुझे लगता है सबके लिए अच्छा है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा वो मुस्लिम्स को मिलेगा। बट वही अपोज कर रहे हैं इसका, ये दुर्भाग्य है। हालांकि कॉमन मुस्लिम इसका अपोज नहीं कर रहे हैं, इसका वो मुस्लिम अपोज कर रहे हैं जो अपनी मुस्लिम्स को भड़का के अपना वोट बैंक पॉलिटिक्स आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल, ये वो मुस्लिम विरोध करते हैं जो भारत की जड़ों से नहीं है, जो विदेशों से आए हैं। भारत में 2 तरीके के मुस्लिम हैं। 99% मुस्लिम यहीं के मुस्लिम हैं, वो कन्वर्ट हुए बाबर के समय में, कोई 15वीं शताब्दी में हुआ, कोई 16वीं शताब्दी में हुआ, कोई 17वीं शताब्दी में हुआ, इस तरीके से कन्वर्ट हुए। 15वीं शताब्दी के पहले भारत में कोई मुस्लिम था ही नहीं। बाबर से पहले कोई भारत मुसलमान नहीं था, सब हिंदू थे। तो आज की डेट में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश मिला के जो 60 करोड़ मुस्लिम है, ये 60 करोड़ के 60 करोड़ मुस्लिम कन्वर्टेड हिंदू है। ये पहले सब हिंदू हुआ करते थे। कुछ एक परिवार हैं जो बाहर से आए, जैसे मदीना से एक फैमिली आई थी, उसको मदनी फैमिली कहते हैं, जमीयतुल महन चला रहे हो। बुखारी फैमिली बुखारा से आई, जो अपना ये यहाँ पे अपनी मस्जिद है जो उसके मुखिया है। ऐसे ओवैसी फैमिली है वो बाहर से आई है। तो लगभग 100 फैमिलीज हैं जो बाहर से आई हैं, बाकी सब यही हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। लेकिन अब वो जो बाहर की फैमिली आई है जिसकी जड़ें भारत में नहीं है, वो भारत में जो कन्वर्टेड हिंदू है, मैं यहाँ के मुस्लिम्स को मुस्लिम नहीं कहता, उनको कन्वर्टेड हिंदू कहता हूँ, क्योंकि ये सच्चाई है। तो यहाँ के जो कन्वर्टेड हिंदू हैं उनको गुमराह करके, फुसला के, अलग अलग चीज़ें कह के कि नहीं तुम्हारा तो, तुम तो नमाज नहीं पढ़ पाओगे, तुम तो जो है ईद नहीं मना पाओगे, तुम तो टोपी नहीं रख पाओगे, तुम ये नहीं कर पाओगे, वो इस तरीके से कंफ्यूज करते रहते हैं। और इसीलिए ये चाहे वो मदनी हो, चाहे ओवैसी जी हो, चाहे बुखारी साहब हो, ये चाहते हैं कि जो भारत के कन्वर्टेड हिंदू हैं, जिनको आप मुस्लिम कहती हैं, ये अनपढ़ रहें तो अच्छा है। जब जितना ज़्यादा अनपढ़ रहेंगे, जितना ये गंवार रहेंगे, जितना ये जाहिल रहेंगे, उतना उनकी राजनीति आराम से चलती रहेगी। ये समझ जाएंगे, पढ़े लिखे हो जाएंगे तो खुद ही कहेंगे यूसीसी चाहिए। कायदे से यूसीसी की ज़रूरत हिंदू जैन बौद्ध सिख को नहीं है, यूसीसी की ज़रूरत मुस्लिम बेटियों को है, उनका फ़ायदा होगा। सबसे ज़्यादा शरीयत एक्ट से हिंदू मुस्लिम थोड़ी परेशान है, शरीयत एक्ट से मुस्लिम बेटियां परेशान है, और वो डिमांड भी कर रही हैं, जो पढ़ लिख गई वो डिमांड कर भी रही हैं। तो आएगा, 100% आएगा, सरकार ने कहा भी है, कमिटमेंट भी किया है। और वैसे भी संविधान का आर्टिकल 44 कहता है कि यूसीसी आना चाहिए। तो स्वाभाविक सी बात है, जब संविधान आप में लिखा हुआ है तो उसको लागू करना है सरकार की ड्यूटी है। सर, आपको क्या लगता है जो दिल्ली में रोहिंग्यास हैं, क्या उसी की वजह से ज़्यादा क्राइम्स बढ़ते हैं? क्योंकि मेरी PIL इस पे रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों पे चल रही है। 2017 में मैंने कहा था कि 5 करोड़ घुसपैठी आ चुके हैं, दिल्ली में बहुत बड़ी मात्रा में है। और दिल्ली नहीं, एक इनका पैटर्न है। बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो मुस्लिम 6 करोड़ है, कहीं भी मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में इनको नहीं बसाया जाता है, इनको हिंदू मेजॉरिटी एरिया में बसाया जाता है। जहाँ हिंदू ज़्यादा है वहाँ सड़कों पे बगल में झुग्गी बना देंगे, वहाँ पे ज़्यादा रहते हैं ये खास तौर पे। पहले आते हैं मुस्लिम एरिया में, आते हैं वहाँ जड़े जमाते हैं, 4-6 महीने रहते हैं, थोड़ा सेटल हो जाते हैं, वहाँ उनका आधार वगैरह बन जाता है। जब डॉक्यूमेंट बन जाता है फिर ये हिंदू मेजॉरिटी एरिया में इनको शिफ्ट किया जाता है, वहाँ की डेमोग्राफी बदलने के लिए। जो ये घुसपैठ है, रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठ, इसका मूल कारण भ्रष्टाचार है। अभी भी कल परसों भी पेपर में आया था, क्राइम ब्रांच ने पूरा इसमें डिटेल वो किया है। दिल्ली पुलिस ने भी इस पर एक
प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है, और महाराष्ट्र में भी पकड़े गए हैं। पूरा सिंडिकेट है। बॉर्डर पे 2,000 रुपये दे के अंदर आते हैं ये बांग्लादेशी रोहिंग्या। अंदर आते ही 2,000 रुपये में इनका आधार बन जाता है। जब एक डॉक्यूमेंट बन गया आधार, तो फिर ये एक डॉक्यूमेंट से दूसरा डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं, 2 डॉक्यूमेंट हो जाता है, फिर एक तीसरा बनवा लेते हैं। तो मतलब 10 से 15,000 रुपये में हर बांग्लादेशी रोहिंग्या के पास आधार बन जाता है, उसका राशन कार्ड बन जाता है, उसका बर्थ सर्टिफिकेट बन जाता है, ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है, उसके बाद उसका वोटर आईडी में नाम जुड़ जाता है। और उसके बाद ये बांग्लादेशी रोहिंग्या जब इनके पास 4-5 डॉक्यूमेंट हो जाते हैं, फिर ये जनधन खाता खुलवा लेते हैं। फिर ये केंद्र सरकार की सारी योजनाओं का लाभ लेते हैं और राज्य सरकार की सारी योजनाओं का लाभ लेते हैं। दिल्ली सरकार ने विशेष रूप से मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने जो बड़ा पाप किया है भारत के साथ और दिल्ली वालों के साथ, वो ये किया कि जब ये कोविड आया, तो कोविड में उन्होंने मानवता दिखा के, मानवता की आड़ में सारे बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को उन्होंने राशन कार्ड दे दिया। अब जब राशन कार्ड बन गया, तो फिर तो उनको छूट मिल गई कि एक डॉक्यूमेंट से 2 डॉक्यूमेंट, राशन कार्ड से आधार बन गया। जब राशन कार्ड आधार 2 डॉक्यूमेंट हो गया, तो दोनों को मिला के उन्होंने तीसरा डॉक्यूमेंट बनवा लिया, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया। फिर 3 से 4, 4 से 5। आज के डेट में जो भी पेपर में आया है कि एकाएक दिल्ली में सर्ज आया है, यहाँ के वोटर की संख्या बढ़ गई है। वोटर की संख्या बढ़ने का मेन कारण है यहाँ बांग्लादेशी रोहिंग्या बड़े पैमाने पर सेटल कर दिए गए हैं, और हर एक विधानसभा में कहीं 10,000, कहीं 15,000, कहीं 12,000, कहीं 20,000, ऐसे करके लगभग इस समय दिल्ली में 20 लाख के आसपास बांग्लादेशी रोहिंग्या रह रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर ऐसे ही चलता रहा तो इनकी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, फिर कब ये लोग मेजॉरिटी हो जाएंगे हमें पता भी नहीं चलेगा। सॉल्यूशन इसका केवल इतना है कि कानून बदलना पड़ेगा। हमारा 1946 का जो फॉरेनर एक्ट है वो महा घटिया कानून है। हमें एक इनफैक्ट नया कानून बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें केवल और केवल जो नई वाली जो हमारी भारतीय न्याय संहिता है ना, BNS, उसी में एक चैप्टर जोड़ने की ज़रूरत है, ऑफेंस रिलेटिंग टू इन्फिल्ट्रेशन। और सारे DGPs को बोलना पड़ेगा केंद्र सरकार को कि भाई जो भी बांग्लादेशी पकड़े जा रहे हैं और जो इनके मदद करते हैं, जब तक मददगारों पे कार्रवाई नहीं होगी घुसपैठ नहीं रुकेगी। बिल्कुल। जो घुसपैठियों की मदद करते हैं, चाहे वो वोटर आईडी में नाम जुड़वाते हैं, राशन कार्ड बनवाते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बना, जो कुछ करते हैं, आप बांग्लादेशियों और उनके मददगारों के खिलाफ NSA लगाइए, UAPA लगाइए, वेजिंग वॉर की धारा लगाइए, देशद्रोह लगाइए, गैंगस्टर एक्ट लगाइए। ये 5 धारा लगाइए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 6 महीने के अंदर ये बांग्लादेशी खुद ही भाग जाएंगे। जो उनकी मदद किए हुए हैं वो खुद ही ढूंढ के उनको कहेंगे तुम भागो यहाँ से, क्योंकि अभी मददगारों पे कोई भी कार्रवाई होती नहीं है। बांग्लादेशी पकड़े गए दिल्ली में, लेकिन उनको नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट नहीं किया, उनसे ये नहीं पूछा कि तुम्हें कौन लाया, कौन बसाया, कौन डॉक्यूमेंट बनाया। पूरे देश में ऐसे ही होता है, जब बांग्लादेशी पकड़े जाते हैं तो ये तो पेपर में आती है बात कि भाई बांग्लादेशी पकड़ा गया, उसके पास भी 5 डॉक्यूमेंट पकड़ा गया, लेकिन कभी उससे हम उसका ये नहीं पूछते कि 5 डॉक्यूमेंट तुम्हें बनाया किसने। एक बांग्लादेशी पकड़ो, उसका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करो, उससे जितने उसके मददगार हैं, जिन्होंने चाहे उसको बॉर्डर पे एंट्री कराने में मदद किया, या उनको बस से दिल्ली तक पहुंचाने में मदद किया, या यहाँ झुग्गी बनाने में मदद किया, या उनको पैसा दी, जो भी मदद किया, आप उनके खिलाफ ही देशद्रोह लगाइए, गैंगस्टर एक्ट लगाइए, वेजिंग वॉर लगाइए, तब अपने आप ही भाग जाएंगे। कठोर कानून के अलावा और कोई तरीका नहीं है। हम भगवान श्री राम की पूजा करते हैं, लेकिन राम नीति को नहीं मानते। राम नीति कहती है भय बिन होए न प्रीत। हम भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, लेकिन हम कृष्ण नीति नहीं मानते, हम सठे साठम समाचरित को नहीं मानते। जब तक आप भय बिन हो, राम नीति और कृष्ण नीति को लागू नहीं करेंगे, कठोर कानून नहीं बनाएंगे, जस्टिस विद इन ईयर लागू नहीं करेंगे, झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं बनाएंगे, और झूठ को गंभीर अपराध घोषित नहीं करेंगे। ये जो छूटते हैं, ये रोहिंग्या बांग्लादेशी वगैरह, ये छूटते हैं झूठी गवाही करा के। अभी आज पेपर में आया कि जमीयत उलमा हिंद ने पिछले 5 साल में 400 से ज़्यादा देश विरोधियों की मदद किया है। तो जमीयत उलमा हिंद क्यों मदद करता है देश विरोधियों की मदद, अलगाववादियों की, कट्टरपंथियों की, जिहादियों की? क्यों? उसको फंडिंग आती है। अब फंडिंग आ रही है तो मदद करेगा, जब मदद करेगा तो और फंडिंग आएगी, और फंडिंग आएगी तो और मदद करेगा। तो इनका इलाज यही है, कठोर कानून, और कोई तरीका नहीं। सर मेरा एक सवाल आपका प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के रिगार्डिंग है। ये कैसे हिंदुओं के खिलाफ में है? जो भी कानून बनता है ना, उसमें जो नाम होता है वो उसके हित के लिए होता है। जैसे किसी कानून में अगर विमेन है तो यानी महिलाओं के हित में, किसी कानून में अगर SC ST लिखा हुआ है यानी SC ST के भले के लिए है। इस कानून का नाम पूजा स्थल कानून है, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है।
लेकिन ये प्लेस ऑफ वर्शिप के ठीक खिलाफ बनाया गया, ये प्लेस ऑफ प्रेयर के पक्ष में बनाया गया। दो चीज़ें होती है, एक होता है प्लेस ऑफ वर्शिप, एक होता है प्लेस ऑफ प्रेयर। मंदिर को प्लेस ऑफ वर्शिप कहते हैं, पूजा स्थल कहते हैं। मस्जिद और चर्च को प्लेस ऑफ प्रेयर करते हैं, प्रार्थना स्थल कहते हैं। पहला डिफरेंस तो ये है। जो पूजा स्थल होता है, एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो गई, एक बार वहाँ पूजन शुरू हो गया, तो वहाँ नमाज पढ़ने से वो कभी मस्जिद नहीं हो सकता। वंस ए टेम्पल ऑलवेज ए टेम्पल। वहीं दूसरी तरफ नाम इसका प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है। प्लेस ऑफ वर्शिप में लिखा हुआ है कि रिलीजियस कैरेक्टर चेंज नहीं होगा। हम कह रहे हैं रिलीजियस कैरेक्टर आप देख के पता ही नहीं कर सकते हो। मैं उदाहरण देता हूँ आपको। अभी मैं ब्लैक कोट में हूँ तो कोई भी मुझे देख के मान लेगा कि हाँ मैं एडवोकेट हूँ। अगर मैं सफ़ेद कोट पहन लूँ तो मैं देख के मुझे सोचेंगे मैं तो डॉक्टर हूँ। मैं खाकी की वर्दी पहन लूँ तो लोग सोचेंगे मैं एक पुलिस डिपार्टमेंट में हूँ। लेकिन मेरा कैरेक्टर क्या है ये जानने के लिए आपको सर्वे करना पड़ेगा। तो वैसे ही कोई भी स्थान, वो मंदिर है कि मस्जिद, वो सर्वे से पता चलेगा, जांच करने से पता चलेगा। कार्बन टेस्टिंग करना, कार्बन डेटिंग वहाँ करना पड़ेगा, ASI को थोड़ा सर्वे करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को यूज करना पड़ेगा, तब तो पता चलेगा कि वो मंदिर है कि मस्जिद है। अब ये कानून ये कहता है कि रिलीजियस कैरेक्टर कंटिन्यू रहेगा, लेकिन बाद में ये कहता है कि नहीं, मुकदमा कोर्ट में नहीं चलेगा, कोर्ट का दरवाज़ा बंद कर दे रहा है। इसलिए हमने इसको चैलेंज किया है। हमारा ये कहना है कि भारत के संविधान में एक आर्टिकल 49 है। आर्टिकल 49 ये कहता है कि हमारे जितने पौराणिक स्थान है, पौराणिक, ऐतिहासिक, धार्मिक स्थान है, जो हमारे बिल्डिंग्स है, जो हमारे पौराणिक मठ मंदिर हैं, उनको रिस्टोर करना, उनको कंटिन्यू उसका प्रचार करना, ये सरकार की ड्यूटी है। तो कायदे से प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट खत्म होना चाहिए। एक भारतीय धरोहर संहिता बननी चाहिए। भारतीय धरोहर संहिता एक साथ एक कमेटी बने, एक कमेटी बन के जितने भी 100-150 स्थान है उनका सर्वे करा लिया जाए, और सर्वे करा के उनको एक साथ उनको डिक्लेयर कर दें। अगर वो मंदिर है तो उसको मंदिर डिक्लेयर कर दें, अगर वो मस्जिद है तो उसको मस्जिद डिक्लेयर कर दें। हमेशा हमेशा के लिए साहब ये विवाद खत्म हो जाएगा। नहीं तो कभी अयोध्या का मामला चलेगा, वो खत्म हो जाएगा, फिर काशी शुरू हो जाएगा, फिर काशी खत्म होगा, फिर मथुरा शुरू हो जाएगा, फिर मथुरा होगा, फिर भद्रकाली, फिर पोशाला, फिर अटाला, ऐसे चलता रहेगा। समाधान इसका है, एक साथ एक कमीशन बने, उस कमीशन में जो जो विवादित स्थान है उनकी जांच करा ली जाए। आज की डेट में टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है। अगर हम चंद्रयान बना सकते हैं, मंगलयान बना सकते हैं, आदित्ययान बना सकते हैं, तो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ये तो पता कर सकते हैं कि ये जो स्थान, जो ये ढांचा है, इसकी फाउंडेशन कब बनी थी, इसकी दीवार कब बनी थी, इसका छत कब बना था, दूसरा छत असली वाला है या छत तोड़ा गया, ये भी पता चल जाएगा। सर अभी मेरा नेक्स्ट सवाल इसी के रिलेटेड है, मतलब वक्फ से जुड़ा हुआ है। वक्फ एक्ट जो है 1995 में जब इसको दोबारा से रिन्यू करवाया गया था, और उस समय बीजेपी ने इसका सपोर्ट किया था, एक तरह से बोलूँ अपोज नहीं किया था। उसका क्या कारण था? देखिए 1995 में क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन वक्फ एक्ट को हमने चैलेंज किया हुआ है कोर्ट में, मामला कोर्ट में चल रहा है। सरकार इस पे संशोधन भी ले आई है, बिल अभी JPC के सामने है। हमारा ये कहना है कि पहली बात तो भारत के संविधान में वक्फ शब्द कहीं है ही नहीं। भारत के संविधान में चैरिटी शब्द है। चैरिटी का मतलब ये हुआ कानून सबके लिए कॉमन होगा, यानी यूनिफॉर्म चैरिटी कोड होना चाहिए, यूनिफॉर्म एंडाउमेंट कोड होना चाहिए। अगर मुस्लिम्स के लिए वक्फ एक्ट है फिर तो हिंदुओं के लिए भी अपना कुछ हिंदू दान बोर्ड होना चाहिए, हिंदू ट्रिब्यूनल होना चाहिए। अगर मुस्लिम्स के लिए वक्फ ट्रिब्यूनल है तो फिर जैन के लिए अपना जैन ट्रिब्यूनल क्यों नहीं होना चाहिए, बौद्ध के लिए अपना ट्रिब्यूनल क्यों नहीं होना चाहिए, सिख, बहाई, ईसाई के लिए अपना अपना ट्रिब्यूनल क्यों नहीं होना चाहिए। और ऐसे जब सबके लिए अपना अपना हो जाएगा तो दिक्कत ये होगी, मान लीजिए आपने जैसे वक्फ बोर्ड बनाया है, वक्फ ट्रिब्यूनल बनाया, ऐसे ही आपने हिंदू बोर्ड बना दिया, हिंदू ट्रिब्यूनल बना दिया। तो अगर जहाँ जिस जगह पे हिंदू भी क्लेम करेंगे और मुस्लिम भी क्लेम करेंगे तो उसका मुकदमा चलेगा कहाँ, हिंदू बोर्ड में जाएगा कि वक्फ बोर्ड में जाएगा, ये कैसे डिसाइड होगा। इसलिए मेरा मानना है ये वक्फ एक्ट खत्म होना चाहिए, वक्फ बोर्ड खत्म होना चाहिए, वक्फ ट्रिब्यूनल खत्म होना चाहिए, और कायदे से एक यूनिफॉर्म चैरिटी कोड होना चाहिए, यूनिफॉर्म एंडाउमेंट कोड होना चाहिए। वैसे भी लैंड के लिए, लैंड का डिस्प्यूट हमेशा कोर्ट के जरिए हल होता है, उसके लिए अलग से बोर्ड और ट्रिब्यूनल हो ही नहीं सकता है। ये वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है कि सारे के सारे एक तरीके से भारत में लैंड जिहाद का काम कर रहा है। यहाँ पे जो इतनी खाली जगह है, चाहे वो पार्क है, चाहे नदियों के किनारे का स्थान है, पहाड़ियाँ हैं, अभी तो इसने पार्लियामेंट को कह दिया ये वक्फ प्रॉपर्टी है, दिल्ली के एयरपोर्ट को कह दिया वक्फ प्रॉपर्टी है,
अभी कुंभ मेला जहाँ लग रहा है उसको बोला ये भी वक्फ प्रॉपर्टी है। अभी कर्नाटक में किसानों के 1200 एकड़ ज़मीन थी, बोला ये भी वक्फ प्रॉपर्टी है। ठीक है, तमिलनाडु की एक 1500 साल पुराने मंदिर को बोल दिया ये भी वक्फ प्रॉपर्टी है। तो वक्फ एक्ट मेरा मानना ये खत्म होना चाहिए, पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और भारत में 1 नेशन 1 लॉ होना चाहिए। ऐसे नहीं हो सकता है कि आप मुस्लिम्स के लिए अलग कानून बनाएंगे, अलग बोर्ड बनाएंगे, अलग ट्रिब्यूनल बनाएंगे और हिंदू जैन बौद्ध के लिए अलग से नहीं बनाएंगे। ऐसे नहीं हो सकता। सर मेरा अभी सवाल है, क्योंकि अभी आपने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि वुमेन कमीशन है इस समय हमारा, जो कि सही भी है एक तरह से देखा जाए कि कई महिलाएं हैं जो पीड़ित हैं। बट क्या आपको लगता है कि मेन कमीशन भी होना चाहिए, क्योंकि अभी इस समय कई ऐसे केसेस आ रहे हैं लगातार। देखिए ये शाहजहां रोड आ गई जी, अब हम ये शाहजहां रोड है, इसके बगल में अकबर रोड आ गई। जी अकबर सबसे बड़ा हरम अकबर का था, 5000 बेटियों को उसने अपने हरम में रखा हुआ था। और आज स्थिति ये है कि इसके नाम पे अकबर रोड चल रही है, कांग्रेस का मुख्यालय भी इसी रोड पे। मेरा मानना है कि महिलाओं के लिए विमेन कमीशन तो होना चाहिए, वो है भी, लेकिन अब इसके काउंटर के लिए मेन का अलग कमीशन बन जाए तो दिक्कत ये होगी कि जहाँ दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो वो उनका विवाद कहाँ मेन कमीशन में जाएगा कि विमेन कमीशन में जाएगा। सेम वैसी बात हो गई। हाँ, समाधान इसका ये नहीं है। समाधान इसका ये है झूठ बोलने को गंभीर अपराध घोषित कर दिया जाए, तो झूठी शिकायत को गंभीर अपराध घोषित कर दिया जाए, झूठी गवाही को गंभीर अपराध घोषित कर दिया जाए, झूठी जांच को गंभीर अपराध घोषित कर दिया जाए। ये इसका समाधान है। अभी बात कुछ भी हो, कई बार ऐसे देखते हैं कि मतलब झूठे दहेज के केस, पति से नहीं बात बनी तो क्या हुआ, सबको लिखवा दिया, मतलब ससुर को भी, सास को भी, सबके ऊपर दुनिया भर के आरोप लगा दिया कि ये मांग रहे हैं, ये भी मांग रहे हैं, ये भी मांग रहे हैं, ये भी मांग रहे हैं, सब लिखवा दिया। वो क्यों लिखवा दिया? क्योंकि झूठी शिकायत करना गंभीर अपराध नहीं है, झूठा FIR लिखवाना गंभीर अपराध नहीं है। अगर FIR जब लिखवाते हैं उसी में एक अंडरटेकिंग लेना पड़े कि भाई जो बातें हम कह रहे हैं सब सही है और इसके लिए ज़रूरत पड़ने पे हम अपना नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट भी करवा लेंगे। सारे लोग झूठी शिकायत छोड़ देंगे, झूठी गवाही छोड़ देंगे। जब झूठी शिकायत हो गई, झूठी गवाही बंद हो गई, तो आपके फर्जी SC ST के केस बंद हो जाएंगे, फर्जी छेड़छाड़ के केस बंद हो जाएंगे, फर्जी दहेज वाले केस भी बंद हो जाएंगे, और भी जितने दुनिया भर के फर्जी केस चलते रहते हैं वो बंद हो जाएंगे। तो मेन कमीशन बनाने के बजाय मेरा मानना है झूठी शिकायत, झूठी गवाही, झूठा मुकदमा, झूठी FIR को गंभीर अपराध घोषित कर देना चाहिए। इसका मैं एग्जांपल भी आपको देता हूँ। एक हम लोग यहाँ जब भी जाए कोई आतंकवादी पकड़ा जाएगा, कोर्ट में जाएगा, बोले हमने कुछ किया नहीं, फिर उसका सालों साल मुकदमा चलता है। एक आतंकवादी था डेविड कोलमैन हेडली। डेविड कोलमैन हेडली अमेरिका में जब पकड़ा गया तो जैसे उससे पूछा तुमने रेकी किया था क्या, बोले हाँ रेकी किया था। क्यों उसने सच बोल दिया? क्योंकि वहाँ रेकी करने की सज़ा 10 साल है और झूठ बोलने की सज़ा 10 से 20 साल है। तो उसने कह दिया रेकी किया है तो 10 साल में उसकी सज़ा हुई। अगर कहता नहीं रेकी नहीं किया है, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग उसका टेस्ट करते, टेस्ट में कंफर्म हो जाता है इसने रेकी किया था, तो उसको 20 साल झूठ बोलने वाली और 10 साल रेकी, 30 साल सजा होती। इस देश में जितना ये चल रहा है ना, जो मतलब जिसकी वजह से अतुल सुभाष ने आत्महत्या कर लिया, या अभी कुछ दिन पहले पुनीत फरान ने आत्महत्या कर लिया, ऐसे लाखों लोग आत्महत्या कर रहे हैं। ये तो 2 घटनाएं आ गई, सोशल मीडिया में उस पर ट्रेंड होने लग गया तो ये हाईलाइट हो गई। और ऐसा नहीं, महिलाएं भी आत्महत्या करती हैं, पुरुष भी आत्महत्या करते हैं। तरीका इसका है शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ, फर्जी केस को गंभीर अपराध घोषित किया जाए, यही इसका तरीका और कोई तरीका नहीं है। तो पुरुष को इसमें क्या करना चाहिए? अगर वो इस मामले में फंस जाए तो पुरुष क्या कर सकता है? अभी वर्तमान कानून में पुरुष कुछ नहीं कर सकता, केवल बेचारा आत्महत्या कर सकता है या चुपचाप मुकदमा लड़ सकता है। कानून बदलना पड़ेगा, कानून को जेंडर न्यूट्रल बनाना पड़ेगा, रिलीजन न्यूट्रल बनाना पड़ेगा। कानून हमारा जेंडर न्यूट्रल नहीं है, कानून अभी टिल्ट है ये। आपको क्या लगता है अभी कुछ समय में आ सकता है पुरुषों के लिए भी कानून? मेरा मानना है कि लोगों को अपने हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग हर जगह चर्चा करते हैं, अपने सांसदों विधायकों को नहीं पकड़ते। देखिए मैंने पहले ही कहा था, दवाई जो समस्या, इसका समाधान 80% समस्याओं का समाधान संसद में है, 20% समस्याओं का समाधान सुप्रीम कोर्ट पे है। संसद में जब तक इस पे नहीं बातचीत शुरू होगी, चर्चा नहीं शुरू होगी, और सांसदों के पास अधिकार भी होता है, क्वेश्चन पूछने का है, 0 आवर है, क्वेश्चन आवर है,
इसके अलावा सांसदों के पास प्राइवेट मेंबर बिल पेश करने का भी राइट होता है। दुर्भाग्यवश ऐसे मामले मैंने देखा कि मामला संसद में चर्चा नहीं होती है, संसद में कभी पूछा नहीं जाता, संसद में इसको उठाया नहीं जाता, संसद में इस पर बिल नहीं पेश होता, इसलिए ये समस्या आगे चल रही है। देखिए अभी हम दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली को बसाया युधिष्ठिर ने, लेकिन दिल्ली में युधिष्ठिर रोड नहीं है, दिल्ली में अर्जुन रोड नहीं है, दिल्ली में नकुल रोड सहदेव रोड नहीं है, दिल्ली में कृष्ण रोड बलराम रोड नहीं है, लेकिन दिल्ली में बाबर रोड, हुमायूं रोड, तुगलक रोड, लोधी रोड, शाहजहां रोड, सारी रोडें हैं। जबकि ये जो सड़कें हैं इनको उन्होंने बनवाए नहीं। तो ये जो गुलामी के नाम चल रहे हैं इनको मिटाना ज़रूरी है, जो गुलामी के निशान चल रहे हैं इनको ठीक करना ज़रूरी है। इसी तरीके से जो हमारा जो टैक्स सिस्टम है वो पूरी तरीके से भारत विरोधी है। वर्तमान टैक्स सिस्टम के कारण सारे के सारे बिजनेस शिफ्ट होते चले जा रहे हैं, जो ट्रेडिशनल बिजनेस हुआ करते थे वो शिफ्ट होते चले जा रहे हैं। और ये इतना खतरनाक इसका परिणाम हो रहा है, हालांकि अभी दिखने को दिख भी रहा है, लेकिन 20-25 साल के बाद इसका और रिजल्ट, 20 साल के बाद रिजल्ट दिखेगा। भारत की अगर आप समस्याएं देखिए, अभी दिल्ली में कितना ट्रैफिक लगा हुआ है, उसका बड़ा कारण क्या है? लोग माइग्रेट करके इधर आ रहे हैं, दिल्ली में आ रहे हैं। क्यों माइग्रेट करके आ रहे हैं गाँव से? क्योंकि अगर वो खेती करते हैं तो उनकी शादी नहीं होती है। हर व्यक्ति नौकरी पेशा से शादी करना चाह रहा है, किसान से नहीं। मतलब ये हमारे दिमाग में बन गया, नहीं खेती करना तो बहुत छोटी चीज़ है, खेती करना तो नीची वाली अच्छी बात नहीं है। तो लोग गाँव में खेत है, उनके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी शहर की तरफ से शिफ्ट होके आ रहे हैं और फिर शहर में भीड़ बढ़ती चली जा रही है। तो ये जो एग्रीकल्चर सिस्टम है इसको हमें ठीक करना पड़ेगा, हमें जो अपना लेबर सिस्टम है इसको ठीक करना पड़ेगा। और जो मानसिकता बनी हुई है कि शहर ही अच्छा है, गांव सब बेकार है, उस मानसिकता से हमें बाहर आना पड़ेगा। और ये तभी बाहर आ सकते हैं जब हम शिक्षा व्यवस्था अपनी बनाएं। हमारी शिक्षा व्यवस्था अपने आप में बड़ी ऑल इंक्लूसिव हुआ करती थी। हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी हुआ करती थी जिसमें सबको समान इक्वलिटी की फीलिंग भी आ रही थी। अभी जो एजुकेशनल सिस्टम है वो पूरी तरीके से क्लासेस क्रिएट कर रही है। CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, ऐसे 65 बोर्ड बने हुए हैं, एक IB बोर्ड और आ गया है, उसकी तो लाखों में फीस भी हो रही है। तो ये एजुकेशन सिस्टम भी ठीक नहीं है हमारा, इससे इक्वल अपॉर्चुनिटी भी दे रही है। और इस सिस्टम इतना घटिया हो गया है कि बिना कोचिंग किए तो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है। कितने अच्छे स्कूल में पढ़ लो, जब तक आप कोचिंग नहीं करोगे तब तक आप ना मेडिकल में सेलेक्ट हो सकते हो, ना इंजीनियरिंग में सेलेक्ट हो सकते हो, ना NDA में सेलेक्ट हो सकते हो, ना क्लैट में जा सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। एजुकेशन सिस्टम इतना गड़बड़ हो चुका है। तो एजुकेशन सिस्टम पे मेरी एक PIL भी चल रही है जिसमें मैंने ये कहा है कि भारत में 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड हो, 1 नेशन 1 सिलेबस हो, 1 नेशन 1 करिकुलम हो। केरल वाले अपनी भाषा में पढ़ें, कश्मीर वाले अपनी भाषा में पढ़ें, पंजाब वाले अपनी भाषा में पढ़ें, लेकिन सिलेबस और करिकुलम कॉमन होना चाहिए। भारत में अगर हम चाहते हैं ना इक्वलिटी की फीलिंग आए, वो तभी आएगी जब कांस्टेबल के बच्चे की किताब और कप्तान के बच्चे की किताब एक होगी। अगर कांस्टेबल का बच्चा अलग किताब पढ़ेगा, कप्तान का बच्चा अलग किताब पढ़ेगा, तो कभी भी उनमें आपसी भाईचारा नहीं बढ़ेगा। और हमारे देश में पहले यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम था। कृष्ण और सुदामा की किताब एक थी, अलग अलग किताब नहीं थी। भगवान राम और निषाद राज की किताब एक थी। राजा दशरथ और उनके मंत्री सुमंत एक ही स्कूल में पढ़े थे, एक साथ पढ़े थे। पहले सिस्टम था। आज की डेट में ऐसे हो गया है कि नहीं भाई, लोअर क्लास के लिए अलग स्कूल, मिडिल क्लास के लिए अलग स्कूल, जिसकी जितनी जेब है उसके हिसाब से वो स्कूल बन गया है। ये सिस्टम बदलने के पहले तो गुरुकुल भी था ना, वो गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था दोबारा इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत। अगर हम अपने वैदिक गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था को इस्टेब्लिश कर दें और ज़्यादा नहीं कम से कम 10वीं तक कर दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। प्राइमरी में जो हम इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं वो सब्जेक्ट पढ़ाने की बजाय बच्चे को केवल फिजिकली, मेंटली, कल्चरली वो कैसे अच्छा बने वो हमें ध्यान देना चाहिए। प्राइमरी में हम उसको केवल हम अपने जो हमारे महापुरुष थे उनको बताएं, जो हमारी वीरांगनाएं थी उनको बताएं, हमारे जितने ऋषि महर्षि थे उनको बताएं। बच्चे को प्राइमरी में केवल अष्टांग योग बताएं, नियम का पालन करना सिखाएं, सेंसस कैसे कंट्रोल किया जाता है वो कैसे सिखाएं, माता पिता के साथ रहना है कैसे वो सिखाएं, मित्रों के साथ, फ्रेंड्स के साथ कैसे रहा जाता है। मतलब अल्टीमेटली उसको हम प्राइमरी में 5वीं तक उसको केवल अगर बिहेवियरल साइंस हम उसको पढ़ाएं, भारत में हमारे वेद हैं उनको पढ़ाएं, उसको हम भगवत गीता पढ़ाएं, रामचरितमानस पढ़ाएं, तो वो ज़्यादा अच्छा उसका विकास होगा बजाय कि जो हम आजकल पढ़ा रहे हैं उससे विकास होगा। एक मेरा ये मानना है कि ये जो भारत में झूठ सिखाया जाता है
मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। और एक और झूठ है सर्वधर्म समभाव। सर्वधर्म समभाव ये झूठा वाक्य है। ऐसा कोई शब्द हमारे कहीं वेद पुराण में कहीं लिखा नहीं। उसका कारण ये है कि सारे धर्म समान है। वो इसलिए झूठ है कि धर्म केवल एक है, बाकी तो पंथ। दूसरा सब एक समान है भी नहीं, सबकी टीचिंग बिल्कुल अलग अलग है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा पृथ्वी एक परिवार है। ये सारे पंथों में सारे रिलीजन तो नहीं पढ़ाते। नारी तू नारायणी, ये सारे रिलीजन नहीं पढ़ाते। यत नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ महिलाओं का सम्मान होता है, पूजा होती है, वहाँ देवता निवास करते हैं। ये सारे रिलीजन तो नहीं पढ़ाते। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, ये सारे रिलीजन तो नहीं पढ़ाते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबका कल्याण हो, ये सारे रिलीजन तो नहीं पढ़ाते। तो एक बहुत बड़ा झूठ है कि सर्वधर्म समभाव, सर्वपंथ समभाव, ये नहीं, ये झूठ है। और समय भी आ चुका है। इनफैक्ट मैंने इस पर पीएल फाइल किया है कि धर्म और रिलीजन को डिफाइन किया जाए। धर्म क्या है, रिलीजन क्या है, इसके बीच में जो भेद है इसको सिखाया जाए। और सभी धर्म समान नहीं होते हैं, कम से कम इसको भी सिखाया जाए। हमारा मानना है कि सारे धर्म तो समान हो ही नहीं सकते, पहली बात, क्योंकि बाकी सब पंथ है। लेकिन सारे पंथ भी एक समान नहीं है। सर पंथ का क्या मतलब होता है? पंथ का मतलब होता है रिलीजन। पंथ का मतलब होता है कि आप कैसे अपने कस्टम को फॉलो करते हो। आप मंदिर में जाते हो तो कैसे रहते हो, मस्जिद में जाते हो तो कैसे रहते हो। आपको मंदिर जाना है, आपको पूजा करना है, आपको नहाने के बाद ये करना है, ये सारा ये रिलीजियस मैटर है। ये धर्म का विषय नहीं। धर्म तो सबको समानता सिखाता है। धर्म ऊपर वाले के हिसाब से चलता है। जैसे उदाहरण के लिए भगवान ने बेटे को भी पेट में 9 महीने रखा, बेटी को भी पेट में 9 महीने रखा। तो भगवान ने कोई भेदभाव नहीं किया। अब ये जो भेदभाव करने वाला सिस्टम है, ये किसने किया? ये रिलीजन ने किया। महिला ये, पुरुष ये, महिलाओं को ये अधिकार, पुरुषों को ये अधिकार। ऊपर वाले ने कोई भेदभाव नहीं किया था। ऊपर वाले ने सबको बराबर रखा था। ऊपर वाले ने तो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान पेट में 9 महीने रखा, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे दलित, पेट में 9 महीने रखा। बेटा हो या बेटी 9 महीने रखा। ऊपर वाला भेदभाव नहीं सिखाता। तो धर्म समानता सिखाता है और रिलीजन भेदभाव करना सिखाता है। अगर हम ध्यान से देखें तो धर्म जोड़ता है और रिलीजन तोड़ता है। रिलीजन कहता है कि नहीं, जिसको हम, जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा कस्टम है, उसको फॉलो करो तभी तुम हेवन में जाओगे, तभी तुम जन्नत में जाओगे। हमारे कस्टम को नहीं फॉलो करो तुम हेल में जाओगे। ये धर्म कभी नहीं सिखाता, ये रिलीजन सिखाता है। धर्म और रिलीजन में सबसे बड़ा अंतर ये कि रिलीजन भेदभाव करना सिखाता है। जैसे हिंदुओं में जब भी कभी पूजा पाठ होता है, कभी कथा वगैरह होती है, तो वहाँ एक 4 वाक्य बोला जाता है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हिंदू कभी ये नहीं कहते हिंदुओं की जय हो, गैर हिंदुओं का नाश हो, हिंदुओं में सद्भावना हो, हिंदुओं का कल्याण हो। वही दूसरी तरफ जो मजहब है, जो रिलीजन है, उसमें सिखाया जाता है कि हमारे मजहब की जय हो, हमारे मजहब जो फॉलो करते हैं उनका कल्याण हो, हमारा जो मजहब फॉलो करते हैं उनमें आपस में फ्रेटर्निटी हो, भाईचारा भी हो। तो इस भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में जो इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन जो वर्ड्स आए हुए हैं, ये सारे सनातन धर्म के पार्ट है। रिलीजियस किताबों में इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी यूनिवर्सल नहीं है। जो धर्म है वो यूनिवर्सल इक्वलिटी की बात करता है। रिलीजन इक्वलिटी अमंग रिलीजन की बात करता है। धर्म यूनिवर्सल जस्टिस सिखाता है, रिलीजन जस्टिस विद इन रिलीजन। जो उस रिलीजन को फॉलो करते हैं उनको तो न्याय होना चाहिए, बाकियों को न्याय, उनके साथ अन्याय करो कोई दिक्कत नहीं। ये धर्म और रिलीजन में सबसे बड़ा अंतर है। और एक बात मैं बहुत पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि भारत में इस समय लगभग 10,000 हिंदुओं का प्रतिदिन धर्मांतरण हो रहा है। यानी लगभग 40 लाख प्रतिवर्ष 40 लाख हिंदू कम हो रहे हैं। 6 करोड़ बांग्लादेशी रोहिंग्या पहले आ चुके हैं। 90,000 बच्चे पर डे पैदा हो रहे हैं, उसमें हिंदू मात्र 45,000 के आसपास। हिंदुओं ने बिना कानून के ही हम दो हमारे दो अडॉप्ट कर लिया है। और कुछ तो हम दो हमारे एक कर रहे हैं, कुछ तो ऐसे हैं शादी भी नहीं कर रहे हैं, कुछ तो ऐसे हैं शादी कर लेना तो बच्चा नहीं कर रहे हैं, अडॉप्शन की तरफ जा रहे हैं, एडॉप्शन तरफ जा रहे हैं। और उसका नतीजा ये है कि हम लगातार घट रहे हैं। और हम जब घटे, जहाँ घटे वहाँ कटे। दुर्योधन का ननिहाल गंधार, वहाँ हम घटे तो कटे, और आज वो अफगानिस्तान बन गया। राजा भरत का ननिहाल, जहाँ से माता कैकेयी आई थी, वहाँ हम घटे और कटे, और आज वो पाकिस्तान बन गया। ईस्ट बंगाल, जहाँ हमारे 5 शक्तिपीठ हुआ करते थे, वहाँ हम घटे और कटे,
और अब लगातार कट रहे हैं। आज की डेट में वो बांग्लादेश कहलाता है, कुछ दिन के बाद वहाँ बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। कश्मीर, जहाँ शंकराचार्य जी ने एक पीठ स्थापित किया, सनातन धर्म का प्रमुख केंद्र हुआ करता था, वहाँ हम घटे तो कटे और आज खत्म हो गए। वहाँ पे 2% भी नहीं बचे हुए अब तो। भारत के 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। 800 जिलों में से 200 जिलों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में खत्म हो चुके हैं। इसका मतलब 25% जिलों में खत्म हो गए, 25% राज्यों में खत्म हो गए, 25% तहसीलों में खत्म हो चुके हैं। और ये हमारे लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि जब तक हिंदू बहुसंख्यक है तब तक ये संविधान है। नहीं तो संविधान को बदलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अफगानिस्तान में अभी संविधान नहीं चलता, पाकिस्तान में संविधान नहीं चलता, बांग्लादेश में संविधान नहीं चलता, शरिया कानून चलता। जब तक हिंदू बहुसंख्यक है तब तक भारत में डेमोक्रेसी है। आप ये देख लीजिए, अफगानिस्तान के भी राष्ट्रपतियों को पलायन कर करके भागना पड़ता है। पाकिस्तान के कितने राष्ट्रपति और कितने प्रधानमंत्री अब तक देश छोड़ के भाग चुके हैं, विदेशों में जाके रहते हैं। बांग्लादेश में देख लीजिए, शेख हसीना भाग के आई हैं। हमारे देश में कभी किसी राष्ट्रपति को भारत छोड़ के नहीं भागना पड़ा, किसी प्रधानमंत्री को भारत छोड़ के नहीं भागना पड़ा, किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को देश छोड़ के नहीं भागना पड़ा। उसका बड़ा कारण ये है, यहाँ हिंदू बहुसंख्यक है। हिंदू घटेंगे कि संविधान खत्म हो जाएगा, हिंदू घटेंगे सेकुलरिज्म खत्म हो जाएगा, हिंदू घटेंगे डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, हिंदू घटेंगे जो इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाएगा। हिंदू घटेंगे वसुधैव कुटुंबकम खत्म हो जाएगा। हिंदू घटेंगे नारी तो नारायणी यत्र नरस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, जो सोच है वो खत्म हो जाएगी। हिंदू घटेंगे वसुधैव कुटुंबकम की भावना खत्म हो जाएगी। देश में, भारत में शांति है, समृद्धि है, खुशहाली है, क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। और हिंदू जहाँ जहाँ घटे हैं वहाँ अशांति बढ़ी फैली है। इलेक्शन कमीशन के डेटा आप उठा के देख लीजिए, जहाँ हिंदू घटा है वो बूथ सेंसिटिव माना जाता है। ये वर्ल्ड वाइड है। और अगर आप इंटरनेशनली देख लीजिए, सोमालिया में सनातन धर्म खत्म हुआ, अशांत हो गया। आपके ईरान इराक में सनातन संस्कृति खत्म हुई, वो भी अशांत हो गया। आपके सीरिया में देख लीजिए, सनातन संस्कृति खत्म हुई, अशांत हो गया। तो जहाँ जहाँ हिंदू खत्म हुआ है वहाँ वहाँ अशांति फैली है। इसलिए मेरा मानना है कि अब ज़रूरत इस बात की है कि सनातन धर्म में जो हिंदू लगातार घट रहा है, सनातनी कम हो रहे हैं, उसकी चिंता किया जाए। तत्काल घुसपैठियों को भगाने के लिए कठोर कानून बनाया जाए, धर्मांतरण को रोकने के लिए कठोर कानून बनाया जाए, जनसंख्या विस्फोट रोकने के लिए तत्काल कठोर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए और जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया जाए। और भारत में जिस तरीके से लव जिहाद, लैंड जिहाद चल रहा है, ड्रग जिहाद चल रहा है, ड्रग को यूज़ करके भी हिंदुओं को घटाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी आप देखिए, जितने भी आपके यूनिवर्सिटी कॉलेज में, वहाँ हिंदू लड़के और लड़कियों को बड़े प्लान्ड वे में ड्रग दिया जाता है कि वो ड्रग एडिक्ट हो जाएंगे तो शादी विवाह नहीं करेंगे, अपने आप उनकी संख्या खत्म होती चली जाएगी। जो ड्रग जिहाद चल रहा है, इसके लिए भी कानून बनाने की ज़रूरत है। और हिंदू तभी बचेगा जब नियम कानून बदलेंगे, अदरवाइज हिंदू खत्म हो जाएंगे। और ख़त्म हो जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है, भारत में फिर से अशांति हो जाएगी। सर, मेरा एक सवाल है आपसे। पंजाब सरकार जो आम आदमी पार्टी की ही है, तो वो एक बजिंदर सिंह करके हैं, उनको बहुत सपोर्ट करती है। उसका क्या कारण है? और वो ओपनली धर्मांतरण कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़े मिशनरी। ये बहुत दुख की बात है कि सनातन धर्म की रक्षा का जो सबसे बड़ा केंद्र था, आज सबसे ज्यादा धर्मांतरण वही हो रहा है। सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो सिख पंथ बना था वो पंजाब से ही बना था। सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो खालसा पंथ बना वो पंजाब में ही बना। सनातन धर्म की रक्षा के लिए गुरुओं ने अपना जो बलिदान शुरू किया था वो पंजाब में शुरू किया था। गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी, बंदा बहादुर सिंह, सबने जो लड़ाई लड़ी वो शुरू कहाँ से हुई? पंजाब से हुई। सनातन धर्म की जो रक्षा के लिए जो 2 प्रमुख केंद्र थे, महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज ने सनातन धर्म को बचाने की लड़ाई शुरू किया, और इधर से गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह ने शुरू किया। पहली बात तो आप जरा सोचिए कि ये जो धर्मांतरण हो क्यों रहा है भारत में। उसका बड़ा कारण है कि धर्मांतरण अपने आप में बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। विदेशों से फंडिंग आती है, एक परिवार को कन्वर्ट करने पे 1 लाख रुपए मिलता है। अब मान लीजिए कोई XYZ महीने में अगर 100 परिवार कन्वर्ट कर दे, उसका तो काम हो गया, उसको तो 10 करोड़ आ गए। तो पंजाब में जो कन्वर्जन हो रहा है, धोखा दे के, लालच दे के, काला जादू दिखा के, अंधविश्वास फैला के, उसका बड़ा कारण ये है कि जो बाहर से फंडिंग आ रही है। तो जब तक फंडिंग नहीं बंद होगी, धर्मांतरण नहीं रुकेगा। धर्मांतरण एक होने का एक बड़ा कारण ये है कि संविधान में फ्रीडम ऑफ रिलीजन लिखा हुआ है,
लेकिन उसको लोगों ने फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन समझ लिया, और आज तक हमारे पास केंद्रीय लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे कोई कानून नहीं। नए वाला जो भारतीय न्याय संहिता बनी है, इसमें भी ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन ऐसा कोई चैप्टर है नहीं। अगर धर्मांतरण रोकना है तो आपको पहली बात तो भारतीय न्याय संहिता में एक चैप्टर जोड़ना पड़ेगा, ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन। ऐसे घुसपैठ रोकना है तो ऑफेंस रिलेटिंग टू इन्फिल्ट्रेशन, उसमें एक चैप्टर जोड़ना पड़ेगा। दूसरा, धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, इसके बावजूद धर्मांतरण कराने वालों पर ऐसे नहीं लगाया जा रहा है। धर्मांतरण हमारी एकता अखंडता के लिए खतरा है, फिर भी यूएपीए नहीं लगाया जा रहा। उनको इवन सिक्योरिटी दे रही है स्टेट, ऊपर से सिक्योरिटी दे रही है। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा चर्च जालंधर में बन रहा है, बाहर से फंडिंग आ रही है, उसमें राजनीतिक फायदा भी है, आर्थिक लाभ भी है, और इस लाभ के चक्कर में पूरे पंजाब में कन्वर्जन हो रहा है, तेजी के साथ हो रहा है। लगभग 25% पंजाब कन्वर्ट हो चुका है। 25%? यस। वहाँ ऊपर से नाम उनका वही है, नाम जो चल रहा है वही चल रहा है। अच्छा। लेकिन अंदर अंदर सब वो, जैसे बजिंदर सिंह, हाँ, नाम अपना उनका पुराना है, एड्रेस वही पुराना है, कई लोग तो साफा भी बांधते हैं, सब कुछ वही करते हैं, लेकिन अंदर अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। और जो कन्वर्ट हो जाते हैं वही दूसरों को भी कन्वर्ट कराते हैं, क्योंकि उनको भी पैसा मिलता है। पूरी चेन सिस्टम है, जैसे मार्केटिंग नहीं होती है कि जितना सामान बिकेगा उतना पैसा मिलेगा, मल्टी लेवल मार्केटिंग होती है। सेम ये कन्वर्जन भी उसी मल्टी लेवल मार्केटिंग पे है कि जो सबसे नीचे वाले हैं उसको इतना मिला, उससे ऊपर वाले को इतना मिला, उससे ऊपर वाले को इतना मिला। तो ये जो दिखते हैं आपको टीवी वगैरह में, ये तो उनके टॉप के हैं, उनको तो स्वाभाविक सी बात है ज़्यादा पैसा मिलता है, लेकिन वो पैसा पूरा नीचे तक जाता है, और उसी का है कि ये पूरा धंधा चल रहा है। विदेशी फंडिंग बंद करना पड़ेगा, FCRA कानून जो 2010 में कांग्रेस ने बनाया उसको ख़त्म करना पड़ेगा, चंदा नियंत्रण कानून बनाना पड़ेगा, धर्मांतरण नियंत्रण कठोर कानून बनाना पड़ेगा, और धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ NSA, UAPA, वेजिंग वॉर, देशद्रोह, गैंगस्टर लगाना पड़ेगा, तब जाके धर्मांतरण रुकेगा। तो अभी तक सेंटर कुछ कर क्यों नहीं रही है इन जैसे मिशनरीज के अगेंस्ट में? ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं सांसद नहीं हूँ, लेकिन मेरा ये कहना है कि तत्काल इस पे कानून बनाने की ज़रूरत है, और नया अलग से कानून की ज़रूरत नहीं है, बल्कि IPC में ही एक नया चैप्टर जोड़ने की ज़रूरत है, ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन। और केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय को भी सभी राज्य सरकारों के DGPs को चिट्ठी लिख के कहना चाहिए, आप धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों और उनके मददगारों के खिलाफ NSA, UAPA, वेजिंग वॉर, देशद्रोह लगाइए। मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश में लगना शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण कराने वालों पर NSA शुरू हो गया है लगाना, उनकी प्रॉपर्टी भी सीज करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन बाकी राज्यों में नहीं हो रहा है। उसके लिए यही तरीका है। मेरी PIL भी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, लेकिन राज्य सरकार इस पर जवाब ही नहीं दे रही है। इनफैक्ट मेरी PIL का विरोध करने के लिए 10 और PIL आ चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय को सभी राज्यों के DGPs को चिट्ठी लिख के कहना चाहिए कि धर्मांतरण कराने वालों और उनके मददगारों पे NSA, UAPA, वेजिंग वॉर, देशद्रोह और गैंगस्टर लगाए। सर मेरा एक और आपसे सवाल है, जैसे जो पिछड़े लोग हैं, 2 वर्ग के मैं बोलूँगी, जैसे दलित हो गए, तो उनको ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है धर्मांतरण के लिए, आपको ऐसा लगता है? क्योंकि हमने कई वीडियोस देखी हैं जहाँ पर सिर्फ उन्हीं को बोला जा रहा है कि आप कन्वर्ट करो, आपको राइस बैग मिलेगा, जो अभी एक ट्रेंड भी चल रहा है, मीम्स में आ रहे हैं। देखो, उनको टारगेट किया जा रहा है, पहले उन्हीं को टारगेट किया जाता था और आज भी उनको किया जा रहा है, लेकिन अब खासतौर पे जो बिजनेस क्लास है, बड़े लोग, उनको भी टारगेट किया जा रहा है। अब ऐसे लोगों को भी टारगेट कर रहे हैं जिनकी एक बेटा है या एक बेटी है और 100-200 करोड़ की प्रॉपर्टी है। उसका फ़ायदा ये होगा कि बाद में वो एक बेटी है, अब उसको अगर लफ्ज़ात कर लिया तो 100 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक हो गए। एक ही बेटा है, उसको ड्रग में एडिक्ट बना लिया और फिर उसको कन्वर्ट कर लिया तो पूरा 100 करोड़ के मालिक हो गए। ऐसी घटनाएं बहुत आई हैं। अभी कुछ दिन पहले ही गाजियाबाद में एक लड़की ने सुसाइड किया था, क्योंकि उसके साथ पहले लफ्ज़ जहाद हुआ, फिर ड्रग्स जहाद हुआ, उसको ड्रग एडिक्ट बनाया, फिर उसको कन्वर्ट करने के लिए मजबूर किया और बाद में फिर अंत में उसने सुसाइड कर लिया। गरीबों को इसलिए करते हैं कि थोड़ा सा उनकी एजुकेशन कम है, कम पढ़े लिखे हैं, और उनको वो ट्रैप करते हैं। ट्रैप ऐसे करेंगे कि मान लो तबीयत खराब है तो उनको थोड़ा दवा ववा देंगे, और दवा करते करते उनको क्या कहेंगे कि वो ठीक होता है दवाई से, लेकिन कहते हैं कि तुम क्योंकि तुमने यहाँ पे प्रेयर किया इसलिए तुम ठीक हो गए। तो जो ब्रेन वॉश करने का काम चल रहा है वो इसलिए चल रहा है क्योंकि यहाँ पे कानून हमारे पास नहीं है, सेंट्रल लेवल पे हमारे पास कानून नहीं है कन्वर्जन के खिलाफ, इसलिए चल रहा है। टेरेसा ने भी ये तो किया था, बिल्कुल, मदर टेरेसा कहते हैं। हाँ, मदर टेरेसा सबसे बड़ी मिशनरी थी यहाँ पे, इनको नाम दे दिया मदर टेरेसा। हालांकि
जो जेंट्स होते हैं वो फादर, जो लेडीज होती है मदर। लेकिन अल्टीमेटली मदर टेरेसा ने किसी एक भी गरीब की सेल्फलेसली उसकी सेवा नहीं किया था। जितनी उन्होंने सेवा किया, जितनी भी उन्होंने मदद किया, जितनी भी उन्होंने, चाहे वो लूले थे या लंगड़े थे या जैसे भी थे, जो कुछ भी किया था, वो सबकी मदद केवल और केवल उन्होंने कन्वर्ट करने के लिए किया था। और आंकड़े भी ये बताते हैं कि जिन लोगों के संपर्क में मदर टेरेसा आई या कह लीजिए जिनकी उन्होंने सेवा किया या उनके संगठन ने उनकी सेवा कराया, वो सब के सब कन्वर्ट हो चुके हैं। भाव दिखाने के लिए वो सेवा था, एक्चुअल में वो कन्वर्ट कहा जाए केवल वो। और इस पे तो महात्मा गांधी ने भी कहा हुआ है, महात्मा गांधी ने अपने एक लेख में भी लिखा था कि उनको क्रिश्चियन मिशनरीज की सेवा से दिक्कत नहीं है, लेकिन उनकी जो सेवा है वो निस्वार्थ भाव से नहीं है। जो क्रिश्चियन मिशनरीज सेवा करती हैं, चाहे स्कूल खोल के करें या लंगर लगाएं या भंडारा करती हैं या हॉस्पिटल चलाती हैं या क्लिनिक खोलती हैं, वो सब का उद्देश्य एक ही है कि उसको कन्वर्ट करना, हिंदुओं को कन्वर्ट करके क्रिश्चियन बनाना, मेन उनका उद्देश्य। सर, आपको पीआईएल मैन कहा जाता है। अभी तक आपके ऐसे कौन से पीआईएल्स हैं जिससे समाज में एक बहुत बड़ा चेंज आया और लोगों को पता ही नहीं उनके बारे में कि आपने वो चीज़ की है? हमने आर्टिकल 370 चैलेंज किया था, सरकार ने खत्म कर दिया। हमने आर्टिकल 35 पे चैलेंज किया था, सरकार ने खत्म कर दिया। हमने ट्रिपल तलाक चैलेंज किया था, फैसला आ गया है, सरकार ने कानून भी बना दिया। हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए मेरी पीआईएल थी, सरकार ने वादा किया है कि वो इस वाले अपने टेन्योर में ले आएंगे। हमने घुसपैठियों के खिलाफ पीआईएल किया था। घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा बन चुका है पूरे देश में, चाहे महाराष्ट्र इलेक्शन हो, चाहे वो झारखंड इलेक्शन हो, चाहे दिल्ली इलेक्शन, घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। हमने धर्मांतरण खिलाफ पीआईएल फाइल किया था, वो भी धीरे धीरे एक मुद्दा बन चुका है। हमने वक्फ बोर्ड को चैलेंज किया, वक्फ एक्ट को चैलेंज किया, मामला कोर्ट में भी चल रहा है और पूरे देश में उस पर चर्चा हो रही है। हमने प्लेस ऑफ वर्शिप को चैलेंज किया और प्लेस ऑफ वर्शिप है वो भी एक मुद्दा, बड़ा मुद्दा बन चुका है, उस पर भी चर्चा हो रही है। हमने माइनॉरिटी कमीशन एक्ट को चैलेंज किया, माइनॉरिटी कमीशन की भी अल्पसंख्यक बहुसंख्यक खत्म होना चाहिए, वो भी एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। हमने एक पीआईएल फाइल किया कि देश में एमएलए एमपी कोर्ट होनी चाहिए और सांसदों का मुकदमा, विधायकों का मुकदमा वो 1 साल के अंदर डिसाइड होना चाहिए। हर जस्टिस गगोई साहब उस समय थे, उन्होंने ऑर्डर किया, पूरे देश में एमएलए एमपी कोर्ट बन गई। अब तक 500 से ज़्यादा सांसदों विधायकों को सजा मिल चुकी है। आपको याद होगा आतिक अहमद का मुकदमा कितने सालों से चल रहा था, आजम खां का मुकदमा कितने सालों से चल रहा था। ये सारे मुकदमे लंबे इसलिए चल रहे थे क्योंकि कोई टाइमलाइन नहीं थी। जब सुप्रीम कोर्ट ने सांसदों विधायकों की टाइमलाइन फिक्स कर दिया तो नतीजा ये हुआ कि अब तक 500 सांसदों और विधायकों को सजा हो गई है। और उसका एक प्लस पॉइंट ये रहा कि जो गैंगस्टर पहले से थे वो तो पॉलिटिक्स में आए और सजा हो गई। नए माफिया आप पॉलिटिक्स में आने से डर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि चुनाव जीत जाएंगे तो उनका मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला जाएगा, फिर साल भर के अंदर डिसीजन हो जाएगा, फिर उनको सजा हो जाएगी, इसलिए वो चुनाव लड़ने से बच रहे हैं। एक मैंने पीएल फाइल किया था कि मिनिमम इलेक्शन लड़ने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट होना चाहिए। आप जरा देखिए कि होमगार्ड बनने के लिए भी मिनिमम क्वालिफिकेशन है, बिल्कुल, कांस्टेबल बनने के लिए भी मिनिमम क्वालिफिकेशन है, लेकिन सांसद विधायक मंत्री जिसको संविधान को पढ़ना है, संविधान को समझना है, उसके हिसाब से नियम का, उसके लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन। मेरा मानना है कि इलेक्शन रिफॉर्म होना चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट होनी चाहिए। ऐसे जुडिशियल रिफॉर्म की ज़रूरत है। भारत में जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के लिए एक बिल आया था, उसके बाद वो दोबारा आया नहीं। तो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी ज़रूरी है, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल होना चाहिए। टैक्स सिस्टम के बारे में मेरा मानना है कि 1 नेशन 1 टैक्स ख़त्म होना चाहिए। तो अभी 2025 में हमने जो लिया है अपना एक 20 पॉइंट बनाया हुआ है, इसमें मेरी अलग अलग पीएल भी चल रही है। पहला हमारा ये मानना है कि गुलामी के सारे नाम मिटने चाहिए। बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के नाम पे जितने सड़क मोहल्ले गलियां हैं इनको बदलना चाहिए। और इनको बदलने के लिए एक एक करके नहीं बदलना चाहिए, एक भारतीय नामकरण संहिता बनानी चाहिए, एक नेमिंग कमीशन बनाना चाहिए और एक झटके में सबको बदल देना चाहिए। दूसरा हमारा ये है कि गुलामी के निशान बदलने चाहिए। जो हमारे काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला पे जो अभी गुलामी के निशान बने हुए हैं, इनको एक एक करके कोर्ट के जरिए मुकदमा नहीं होना चाहिए, बल्कि एक हेरिटेज कमीशन बनाना चाहिए, धरोहर आयोग बनाना चाहिए। और धरोहर आयोग में पूरे देश में जहाँ जहाँ ऐसे विवादित स्थान है सबकी एक साथ जांच करा के एक साथ उसको
रिस्टोर कर लेना चाहिए, न कि कोर्ट के जरिए करके चलता रहे। तीसरा हमारा ये कहना है कि गुलामी की कुरीतियाँ, गुलामी की कुप्रथाएं खत्म होनी चाहिए। हलाला, मुता, मिस्यार, तहर्रुस, तलाक़ हसन, तलाक़ बाइन, तलाक़ किनाया, ये सब खत्म होना चाहिए। एक यूनिफॉर्म सिविल कोड सबके लिए होना चाहिए। गुलामी का इतिहास बदलना चाहिए, गुलामी की शिक्षा बदलनी चाहिए। वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड होना चाहिए, वन नेशन वन सिलेबस होना चाहिए, वन नेशन वन करिकुलम होना चाहिए। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक, कम से कम 10वीं तक सभी बच्चों की किताब एक होनी चाहिए। अपनी अपनी मातृभाषा में पढ़ें, लेकिन सिलेबस और करिकुलम सबका कॉमन होना चाहिए। हेल्थ केयर सिस्टम पे हमारी पीएल चल रही है। हमारा ये कहना है कि पहले बात तो जो मेडिकल का कोर्स है उसका फर्स्ट ईयर कॉमन होना चाहिए। हम फर्स्ट ईयर में सबको महर्षि चरक ने क्या लिखा है, महर्षि सुश्रुत ने क्या लिखा है, महर्षि सारंगधर ने क्या लिखा है, महर्षि वाग्भट ने क्या लिखा है, महर्षि पतंजलि ने क्या लिखा है, इसको हमें फर्स्ट ईयर में जो भी डॉक्टर बनना चाहता है, चाहे वो एलोपैथिक डॉक्टर बनना चाहता है, होम्योपैथिक डॉक्टर बनना चाहता है, कोई भी डॉक्टर बनना चाहे, फर्स्ट ईयर उसका सिलेबस कॉमन होना, फर्स्ट ईयर कॉमन होना चाहिए। जैसे इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर कॉमन होता है, आप सिविल से करो इंजीनियरिंग, चाहे मैकेनिकल से, चाहे इलेक्ट्रिकल से, फर्स्ट ईयर कॉमन होता है। लॉ में फर्स्ट ईयर सबके लिए कॉमन होता है, एमबीए में फर्स्ट ईयर सबके लिए कॉमन होता है, लेकिन मेडिकल में फर्स्ट ईयर कॉमन नहीं होता है। इसकी वजह से हमारी जो भारतीय चिकित्सा है उसका प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा है। 50 से ज़्यादा जो करप्शन और क्राइम के कानून है, इनको मर्ज करके वन नेशन वन पिनल कोड बनाना चाहिए। भारत में पुलिस सत्ता के अधीन है, हर राज्य सरकारों के अंडर में काम कर रही है। मेरा मानना ये बंद होना चाहिए। एक वन नेशन वन पुलिस कोड होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन पूरे देश का एक तरीके से काम करे, चाहे वो तहसीलदार हो, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे कप्तान, पूरे देश के एक जैसा काम करे, स्वतंत्र होकर काम करे, निष्पक्ष होकर काम करे। उसके लिए ज़रूरी है कि एक जुडिशल, एक एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर हो और वन नेशन वन एडमिनिस्ट्रेशन कोड होना चाहिए। जजों का अपॉइंटमेंट के लिए ऑल इंडिया लेवल पे कोई एग्ज़ाम नहीं है। नतीजा ये हो रहा है कि जजों की क्वालिटी में बहुत डिफरेंस है। जैसे झारखंड के जज और छत्तीसगढ़ के जज और दिल्ली के जज में बहुत अंतर है, उनकी कंपिटेंस में, उनकी क्वालिटी में। जज अगर इनकम्पिटेंट होगा तो अन्याय करेगा, जिसको बेल देना होगा उसको जेल भेज देगा, जिसको जेल देना उसको बेल दे देगा। तो ये बंद हो, उसके लिए ज़रूरी है कि जुडिशल रिफॉर्म हो। ऑल इंडिया लेवल पे एक जजेस के लिए एग्जाम होना, जैसे आईएएस का एग्जाम होता है, आईपीएस होता है, ऐसे जजों के लिए भी एग्जाम होना चाहिए। इलेक्शन सिस्टम में मेरा मानना है कि अगर टीचर बनने के लिए ऑल इंडिया लेवल पर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, क्लर्क बनने के लिए ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम होता है, तो पार्षद प्रधान बनने के लिए ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम क्यों नहीं होना चाहिए? सांसद विधायक बनने के लिए ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम क्यों नहीं होना चाहिए? कम से कम एक स्क्रीनिंग तो होनी चाहिए। नहीं तो हो क्या रहा है कि सही लोग आ नहीं पा रहे हैं, और जितने मतलब गड़बड़ लोग हैं वो सांसद विधायक पार्षद प्रधान बन रहे। हमारा टैक्स के मामले में मेरा मानना है कि जितने भी इनकम टैक्स, जीएसटी, टोल टैक्स, रोड टैक्स खत्म होना चाहिए। मेरी पीआईएल भी है, और भारत में वन नेशन वन टैक्स कमाने पे कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए, केवल खर्च करने पे टैक्स लगना चाहिए। और लैंग्वेज के मामले में मेरा ये व्यक्तिगत मानना ये है, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है कि 10वीं तक सबको अपनी मातृभाषा में पढ़ाएं और भारत की भाषाओं को ही सिखाएं तो अच्छा है। इन्वायरमेंट के मामले में लगातार इन्वायरमेंट डिस्टर्ब हो रहा है। इन्वायरमेंट डिस्टर्ब इसलिए हो रहा है कि जब हम लाइसेंस देते हैं किसी फैक्ट्री को, किसी कंपनी को, तो उस फैक्ट्री से कितना पोल्यूशन होगा ये तो हम चेक करते हैं, एसेस करते हैं, लेकिन जो वहाँ प्रोडक्ट बनेगा उससे कितना एयर पोल्यूशन होगा, कितना वाटर पोल्यूशन होगा, कितना नॉइज पोल्यूशन होगा, उसको हम एक्सेस नहीं करते। इसकी वजह से हमारा पूरा इन्वायरमेंट डिस्टर्ब हो रहा है। ऐसे ही व्यापार के नाम पे भारत में व्याभिचार बढ़ रहा है। व्यापार के नाम पे हुक्का बार खुल रहा है, डांस बार खुल रहा है, सट्टा बार खुल रहा है, बियर बार खुल रहा है। ये हमारी संस्कृति के लिए अच्छा नहीं है। हमारा मानना है ठीक है, सबको थोड़ी स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन सीधे लाइसेंस दे के काम कराना ये ठीक नहीं है। तो हमारी कोशिश यही है, 2025 में एक हमने मिशन लिया हुआ है कि भारत के हिसाब से चले, भारत के नियम कानून भारतीयता को देखते हुए बने, और गुलामी के नाम, गुलामी के निशान हटे, गुलामी की कुरीतियाँ खत्म हो, इसी के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। सर आखिर में, क्योंकि दिल्ली के इलेक्शन नज़दीक हैं, तो मेरा आपसे ये सवाल है कि आप कोई ऐसा मैसेज देना चाहेंगे दिल्ली की जनता को वोट देने से पहले? मेरा मानना है कि केजरीवाल बहुत ही खतरनाक है, दिल्ली के लिए भी, देश के लिए। केजरीवाल सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए अब की बार सबको मिल के केजरीवाल को हटाना चाहिए। केजरीवाल राष्ट्र विरोधियों की भी मदद करते हैं, केजरीवाल घुसपैठियों की मदद कर रहे हैं, केजरीवाल मिशनरियों की मदद कर रहे हैं पंजाब में, केजरीवाल माओवादियों, नक्सलियों का भी समर्थन करते हैं। आज तक आप मुझे खुद भी बताइए, केजरीवाल ने कभी आतंकवादियों के खिलाफ कभी कुछ बोला हो, माओवादियों के खिलाफ कभी कुछ बोला हो? केजरीवाल ने कभी मिशनरियों के खिलाफ कभी कुछ बोला हो? केजरीवाल ने कभी घुसपैठियों के खिलाफ कभी कुछ एक शब्द बोला हो? केजरीवाल ने कभी धर्मांतरण कराने वाले जिहादियों, मिशनरियों के खिलाफ कुछ बोला हो?
इलेक्शन था तो वादा किया था हम पंजाब से ड्रग फ्री कर देंगे, कुछ नहीं किया। इलेक्शन के पहले बोला था पंजाब में कन्वर्जन रोकेंगे, कुछ नहीं किया। एक तरीके से केजरीवाल हमारे सनातन के लिए बहुत बड़ा खतरा है, इसलिए मेरा मानना है इनको राजनीति से बाहर करना चाहिए, इस बार इनको दिल्ली से हटाना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, आप आए हमारे चैनल पे, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और सर से काफ़ी कुछ सीखने को, जानने को मिला हो। आशा करती हूँ आप इसी वीडियो में चैनल पे जुड़े रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। थैंक यू सर।